ओके आकाश, आकाश योगेश हो। यस सर। ठीक है, ठीक है गाइस, तो कंटिन्यू करते हैं और समझते हैं कि डेटा साइंस होता क्या है बेसिकली और हम उसके अंदर काम कैसे करते हैं। तो देखो, डेटा साइंस जैसे मैंने कहा, डेटा साइंस हो या मशीन लर्निंग हो, ये आपके बिग बिग डेटा पे काम करते हैं। अब यहाँ पे होता क्या है, कॉन्सेप्ट यूज़ कैसे होता है, हमारे पास यहाँ पे डेटा साइंस के अंदर हम क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। हम पहले मॉडल क्रिएट करते हैं, फिर हम एल्गोरिदम बनाते हैं, फिर एल्गोरिदम के बिहाफ पे हम उसको डेटा को मॉडल को टीच कराते हैं। एंड देन जब मॉडल वो टीच कर लेता है, चीज़ों को लर्न कर लेता है, देन वो क्या होता है, वही मॉडल जो होता है आपको यहाँ पे किसी भी चीज़ को इन्फॉर्मेशन देने के लिए, प्रिडिक्शन करने के लिए या फिर आपको एडवाइस देने के लिए तैयार रहता है। तो जो मेन काम होता है यहाँ पे डेटा साइंस के अंदर, वो होता है आपका मॉडल। मॉडल को कुछ इस तरह से समझो कि आपका एक तरह का एक ह्यूमन है, सिंपल ह्यूमन है जिसके अंदर कुछ भी नॉलेज नहीं है, यानी कि जीरो नॉलेज है। उसके बारे में ना दुनिया के बारे में पता है ना कुछ बारे में, ऐसे में लो कि वो बस वो एलियन है, नीचे आया ह्यूमन के फॉर्म में, उसको यहाँ दुनियादारी के बारे में कुछ भी पता नहीं है। सेम हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, मॉडल होता है। अब मॉडल होता है, अब जिस तरह हमारे पास ह्यूमन है, उसको हम क्या करते हैं, स्कूल भेजते हैं चीज़ों को लर्न करवाने के लिए। लेट्स से कि कोई स्कूल जाता है और चीज़ें वहाँ पे सीखता है कि भाई कैसे पता लगेगा कि ऑब्वियसली सपोज कोई एलियन आया है यहाँ पे हमारे अर्थ पे, तो उसको नहीं पता कि भाई कुत्ता क्या है, डॉग क्या है, पेड़ क्या है, गाड़ी क्या है, साइकिल क्या है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, स्कूल जाएगा। स्कूल में जाके क्या होगा, वो चीज़ों को लर्न करेगा, यानी कि देखेगा कि भाई ये, उसको बताया जाएगा कि ये इमेज दिखा के, भाई देखो ये इमेज कुत्ता है, इसको हम बिल्ली कहते हैं, उसको हर एंगल से दिखाया जाएगा। और जैसे ही उसके सामने वो लर्न करके आएगा, बाहर दिखेगा, यानी कि उसे चीज़ें रिलेटेड चीज़ें देखेगा, तो क्या करेगा, वो समझ जाएगा कि हाँ भाई ये कुत्ता है, बिल्ली है, कार है, बाइक है, साइकिल है। ठीक है, सेम इसी तरह से हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे मॉडल होता है। तो मॉडल को हम क्या करते हैं, इसको भी हम टीच कराते हैं, इसको भी हम लर्न कराते हैं। तो जिस तरह से हमारे स्कूल में हमारे पास बुक सिलेबस होती है, सेम यहाँ पे क्या होते हैं, मॉडल के पास हमारे पास बिग डेटा होते हैं जो कि हमारे उसको लर्न कराने होते हैं। जैसे स्कूल के अंदर हमारे पास टीचर्स होते हैं, यहाँ पे हमारे पास होते हैं एल्गोरिदम। ये एल्गोरिदम वही एल्गोरिदम होते हैं जैसे कि स्कूल में टीचर्स होते हैं जो कि स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। ये एल्गोरिदम क्या करते हैं, आपके मॉडल को जो है डेटा को प्रोवाइड करते हैं और डेटा को पढ़ाते हैं। और जब ये मॉडल, जैसे कि स्कूल में हम लर्न करते हैं चीज़ों को, सिलेबस में से टॉपिक खत्म करते हैं, देन उसके बिहाफ पे हम क्या करते हैं, एग्जाम देते हैं और उसके बाद देखते हैं कि हम कितना चीज़ों को एनालाइज करते हैं और कितना चीज़ें हमने प्रोग्रेस की है, कितना चीज़ें हमने सीखी है। तो सेम हम क्या करते हैं, जब हमारा जो मॉडल होता है वो लर्न कर लेता है, बड़े बड़े डेटा में से एक्सट्रैक्ट नॉलेजेबल चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर लेता है, देन हम उससे क्या करते हैं, उसका एग्जाम लेते हैं। यानी कि उसका एग्जाम लेने का मतलब ये है कि जो हमने मॉडल दिखाया है, उस मॉडल से हम पता करते हैं मॉडल ने कितना लर्न किया है इस डेटा से और क्या क्या ये प्रेडिक्शन कर सकता है और कैसे कैसे प्रेडिक्शन कर सकता है। ठीक है, यानी कि जो भी वो डिसीजन ले रहा है या फिर जो भी वो प्रेडिक्शन कर रहा है, उसमें एक्यूरेसी रेट कितनी है और कितनी सच्चाई है उसके अंदर। तो फिर हम क्या करते हैं, उसका एग्जामिन करते हैं। ठीक है, तो यही होता है आपका डेटा साइंस के अंदर, फिर हम बेसिकली यही काम करते हैं। अब डेटा साइंस को डेफिनेशन देख लेते हैं, प्रॉपर डेफिनेशन क्या होता है। तो डेटा साइंस अ फील्ड दैट यूजेस अ साइंटिफिक मेथड, प्रोसेस, एल्गोरिदम एंड अ सिस्टम टू एक्सट्रैक्ट नॉलेजेबल फ्रॉम बिग डेटा। हम मेन एम क्या होता है, मेन एम ये होता है कि हम एक्सट्रैक्ट करें नॉलेजेबल चीज़ को बिग डेटा से। और ये एक्सट्रैक्ट करके कौन करेगा, रीड करेगा कौन, आपका मॉडल। अब इस चीज़ को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, यानी कि नॉलेजेबल चीज़ को एक्सट्रैक्ट करने के लिए बिग डेटा में से हमें इन प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है। कौन कौन से, हम साइंटिफिक मेथड का यूज़ करते हैं, इसमें कई सारे प्रोसेस होते हैं और आपका यहाँ पे एल्गोरिदम होता है। मेन आपका एल्गोरिदम ही होता है जो कि आपका यहाँ पे डेटा साइंस में या फिर मशीन लर्निंग में, बेसिकली एल्गोरिदम जो होता है मशीन लर्निंग का पार्ट होता है। ठीक है, तो मशीन लर्निंग में क्या होता है, हम यहाँ पे एल्गोरिदम यूज़ करते हैं, एल्गोरिदम खुद का क्रिएट करते हैं, जिसके भी यहाँ पे हम क्या करते हैं, टीचर बनाते हैं और टीचर क्या करता है, आपके मॉडल को ट्रेन करता है, ताकि वो मॉडल ही क्या होता है आपको यहाँ पे डिसीजन मेकिंग में या फिर प्रेडिक्शन करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये आपके प्रोसेस होते हैं जिसके थ्रू हमें क्या करना पड़ता है, मेन एम होता है हमारा डेटा एक्सट्रैक्ट करना। अब जो डेटा साइंस होता है, ये डेटा साइंस हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, एआई हो गया या रोबोटिक फील्ड हो गया, ये आपके डायरेक्ट कभी भी जॉब में भी जाओगे तो ये डायरेक्ट आपके कभी भी डायरेक्ट जॉब में नहीं होते। ये सारे के सारे जो होते हैं आपके प्रमोशन पोस्ट होते हैं। यानी कि डेटा साइंस बनने के लिए आपको या तो डेटा साइंस का एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर डेटा एनालिटिक्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी जाके आप डेटा साइंस में करियर बना सकते हैं। अगेन मशीन लर्निंग में भी आप डायरेक्ट जॉब नहीं ले सकते जब तक कि आपके पास डेटा साइंस या फिर डेटा एनालिटिक्स का काफ़ी एक्सपीरियंस नहीं है। सेम ऐसे यदि एआई में भी आप एआई डेवलपर नहीं बन सकते जब तक कि आपके पास डेटा साइंस का प्लस मशीन लर्निंग का नॉलेज नहीं है। ठीक है, और यदि एआई और रोबोटिक में भी आप नहीं जा सकते जब तक कि आपको मशीन लर्निंग और एआई का यहाँ पे नॉलेज नहीं है या फिर आपका एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये जो पोजिशंस होती हैं आज के टाइम में दिख रहा है, चीज़ें बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन ये आपको डायरेक्ट जॉब नहीं देती। इसके पीछे बहुत ही ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती है और ये आपको डायरेक्ट जॉब देने से पहले आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस देखती है। क्योंकि ऑब्वियसली जो डेटा होता है, डेटा छोटा नहीं होता, डेटा बहुत बड़े होते हैं और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। उस डेटा को आप हैंडल कैसे करते हो, मैनेज कैसे करते हो, वो डिपेंड करता है आपका एक्सपीरियंस ही।
ठीक है। अब यहाँ पे एक्सट्रैक्ट नॉलेजेबल चीज़ें करते हैं, ठीक है। अब ये हम कैसे कैसे करेंगे, तो मेन चीज़ ये सब करने के लिए हमें कुछ ना कुछ नॉलेज आना चाहिए और कुछ ना कुछ प्रोसेस होनी चाहिए। तो डेटा साइंस जो आपका एक फील्ड होता है वो बहुत ही बेसिक होता है, यानी ठीक है। मशीन लर्निंग उससे एडवांस लेवल होता है। तो डेटा साइंस में हम वो सब सभी काम नहीं करते जो मैंने यहाँ बोला है। तो डेटा साइंस के अंदर कुछ कुछ काम ही किया जाता है और उसके बाद जो है मॉडल की प्रोडिक्शन, मॉडल्स के बारे में, मॉडल को यूज़ करना अपने बिजनेस के लिए, अपने डेटा के ऊपर, उसको हम मशीन लर्निंग पार्ट में कहते हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं, देखते हैं की कंपोनेंट क्या क्या होता है डेटा साइंस में। तो डेटा साइंस में देखो बेसिकली क्या होता है कि हम डेटा पे ही काम करते हैं। तो सबसे पहला आपका आता है डेटा कलेक्शन का पार्ट। अब डेटा कलेक्शन भी आपको ही करना पड़ेगा। अब डेटा कलेक्शन के लिए, डेटा कलेक्टिंग के लिए आप यहाँ पे किस किस टूल का यूज़ करते हो, किस किस मेथड का यूज़ करते हो, किस किस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हो, किस किस अपने नॉलेज का, स्किल का यूज़ करते हो, वो डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पे भी स्किल अगेन बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती है, बहुत सारी चीज़ों को हम यहाँ पे यूज़ करके क्या करते हैं, अपने डेटा को कलेक्ट करते हैं। बट मेन देखते हैं कि डेटा कलेक्शन में होता क्या है। तो डेटा कलेक्शन में कुछ नहीं होता, हम क्या करते हैं, डेटा को गैदर करते हैं। अब डेटा को गैदर करने के लिए हमारे पास डिफरेंट सोर्सेस हो सकता है। जैसे कि हम खुद ही जाके मैनुअली, मतलब कि फिजिकली जाके लोगों के घर में जाएं और उनसे क्या कर सकें, हम किसी, यानी कि जैसे सर्वे वगैरह होता है उससे हम डेटा इकट्ठा कर सकते हैं। या फिर हम ऑनलाइन सोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं, हम न्यूज़पेपर का सोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं, जो आपके बड़े बड़े फॉरम्स होते हैं, जो कि आपका यहाँ पर डेटा को किसी भी चीज़ टॉपिक को लेके एनालाइज करके भेजते हैं, निकालते हैं किसी भी टॉपिक को लेके कि एनालाइज चल रहा है क्या इसमें, लेट्स से कि क्या कह सकते हैं उसको हम, लाइक डेटा में या फिर किसी भी चीज़ में चल क्या रहा है, कैसे चल रहा है, ट्रेंड क्या चल रहा है, ठीक है। तो ट्रेंड को पहचानने के लिए हम मल्टीपल, हमारे पास फॉरम्स हैं जो कि आज काम करते हैं, उसमें से हम डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब डेटा जो एक्सट्रैक्ट होता है, यानी सॉरी डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, डेटा अगर हम डेटा वेब स्क्रैपिंग में भी देखा था, उसमें हम क्या करते थे, डेटा को एक्सट्रैक्ट करते थे वेबसाइट से। तो वो भी आपका वेब स्क्रैपिंग का भी एक तरह का डेटा कलेक्शन में ही आता है। उसके बाद आपके पास जो डेटा आ रहा है ना, वो उसको हम कहते हैं रॉ डेटा। अब ये जो रॉ डेटा होता है ना, ये बिल्कुल भी सही नहीं होता आपके मॉडल को टीच करने के लिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस रॉ डेटा को फाइनल डेटा में हम कन्वर्ट करते हैं, ताकि आपका जो डेटा है ये फाइनल डेटा में हो जाए। और फाइनल डेटा ही क्या करता है, आपका यूज़ किया जाता है आपके मॉडल को पढ़ाने के लिए, टीच कराने के लिए, ठीक है। तो सेकंड काम होता है हमारे पास डेटा क्लीनिंग का। तो डेटा क्लीनिंग में हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे डेटास के अंदर इनकन्सिस्टेंसी चीज़ होती है या फिर एरर होता है, अब किस तरह का इनकन्सिस्टेंसी हो सकती है या फिर किस तरह का एरर हो सकता है। लेट्स सपोज आपके पास डेटा है, उसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा है। तो वो डुप्लीकेट वैल्यूज़ आपका यहाँ पे क्या कर सकता है, देखो जितना ज़्यादा आपका डेटा अच्छा होगा ना, उतना ही डेटा आपका जो मॉडल है उतने अच्छे से वो लर्न कर पाएगा, और जितना अच्छे से लर्न कर पाएगा उतना ही ज़्यादा आपका एक्यूरेट वो डिसीजन या फिर प्रेडिक्शन कर पाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, डेटा क्लीनिंग करते हैं। यानी जितना ज़्यादा आपका क्लीन डेटा होगा, जितना साफ आपका डेटा होगा, जितना आपका यहाँ पे अच्छा डेटा होगा, उतना ही अच्छे से वो लर्न कर पाएगा और उतना अच्छे से आपका यहाँ पे प्रेडिक्शन या फिर एक्यूरेसी रेट में के प्रोसेस क्या कर पाएगा, आपको यहाँ पे डिसीजन दे पाएगा, ठीक है। तो इस डेटा क्लीनिंग में हम क्या करते हैं, जितने भी इनकन्सिस्टेंसी चीज़ होती है या फिर एरर चीज़ होती है अपने डेटा के अंदर, उसको हम हटाते हैं, डिलीट करते हैं और उस रॉ डेटा को हम कन्वर्ट करते हैं अपने फाइनल डेटा के अंदर, ठीक है। तो डेटा क्लीनिंग में हम क्या करते हैं, बेसिकली कन्वर्ट करते हैं रॉ डेटा को फाइनल डेटा के अंदर। उसके बाद हमारे पास आता है EDA, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालाइजिंग। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, यानी कि जो भी हमने अब फाइनल डेटा हमारे पास आ गया है उसमें हम देखते हैं कि समराइज़ क्या है, यानी कि इस पूरे डेटा का समरीज क्या है, मेन कैरेक्टर क्या है, किस तरह का इसका ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। यानी कि हम एक तरह का पूरा डेटा का समरीज फाइंड करते हैं इस डेटा मतलब कि EDA के अंदर। उसके बाद अब ये हमारे पास मेन काम हो गया डेटा के साथ, जो हमारे पास फाइनल डेटा बनाना था वो बना चुका है। अब हम डेटा के अंदर कुछ ऑपरेशन भी कर सकते हैं, लेट्स से कि स्टैटिकल एनालाइजिंग करना हो, यानी कि डेटा के अंदर हमें चेक करना है कि डेटा की फ्रीक्वेंसी क्या है, ट्रेंड क्या है, इसके अंदर जो एवरेज है। लेट्स सपोज कि आपके पास एक अमेजोन का सेल आया है, उसने अपना डेटा दिया है कि भाई मेरे पास जो है 2023 से दिवाली से लेके 2024 दिवाली तक का मेरे पास ये डेटा है। अब मुझे बताओ उसके अंदर ट्रेंड क्या चल रहा है, कैसे काम कर रहा है और किस तरह से जो है मैं सेल को और इम्प्रूव कर सकता हूँ, ठीक है। तो यही आपका जो है डेटा साइंटिस्ट काम करता है। तो आपका डेटा को लेगा, जैसे कि हमारे पास मोबाइल सेल्स का आया है अमेजोन का 1 साल के अंदर, यानी कि पिछले दिवाली से लेकर अब तक दिवाली का। अब उसमें क्या कर सकते हो आप, स्टैटिकल एनालाइजिंग निकालोगे, यानी कि पहले तो ऑब्वियसली रॉ डेटा को चेंज करोगे फाइनल डेटा में। जब हो जाएगा तो आप यहाँ पे स्टैटिकल एनालाइजिंग कर सकते हो कि भाई बताओ कि मुझे सबसे ज़्यादा, यानी कि मैक्सिमम सेल कौन सा यहाँ पे आपका जो है मोबाइल का हुआ है, किस सेल का एवरेज क्या है, इनकम कितनी है, कितनी आपके यहाँ पे मीडियन है, कितने मोड है, क्या रेंज गई है, ये सब हम क्या करते हैं अपने स्टैटिकल पार्ट में करते हैं, ठीक है। इसके बाद जब हमारे पास डेटा हमने स्टैटिकल पार्ट कर लिया, हमने ये जान लिया कि भाई सबसे ज़्यादा एवरेज सेल किसकी हुई है, किस फ़ोन की सबसे ज़्यादा मैक्सिमम सेल हुई है, कितनी सेल हुई है, क्या रेंज आया है, क्या मीडियन आया है, क्या मोड आया है, ठीक है। तो ये हम करते हैं सारे स्टैटिकल यानी कि अर्थमेटिक पार्ट। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है डेटा विजुअलाइजेशन का। अच्छा, डेटा विजुअलाइजेशन क्या होता है, देखो आपके पास जब कोई कस्टमर होता है, देखो आप तो एक डेटा साइंटिस्ट हो, आप एक प्रोग्रामर हो, ठीक है। आपको रीड करना आता है वो कॉम्प्लेक्स डेटा को, वो आपका जो काफ़ी
कॉम्प्लिकेटेड डेटा जो होता है, कॉम्प्लिकेटेड डेटा जो होता है वो आप रीड कर सकते हो, बट आपका जो कस्टमर है जिसने आपको डेटा दिया है, जिस भी कंपनी का है, वो उस डेटा को रीड नहीं कर सकता, उस डेटा को बारे में कुछ नहीं जानता। तो आप क्या कर सकते हो, उसको डेटा विजुलाइज करा सकते हो, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली जब मीटिंग वगैरह होती है तो आपको डेटा में से कुछ ना कुछ बताना पड़ता है कि भाई डेटा का ट्रेंडिंग ये है, ये चीज़ चल रहा है, तो उसको क्या होगा, आपको डेटा भी दिखाना पड़ेगा। तो उसमें क्या करते हो, आप यहाँ पर डेटा को विजुलाइज कराते हो। डेटा विजुलाइजेशन करने का मतलब ये होता है कि जो आपका कॉम्प्लिकेटेड डेटा है उसको आप सिंपलेस्ट टू सिंपलेस्ट फॉर्मेट में क्या करते हो, उसको डेटा को लेके आते हो और देन उसको जो है दिखाते हो। अब सिंपलेस्ट टू सिंपलेस्ट में क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड डेटा होता है उसको मैं चेंज कर सकता हूँ एक विजुलाइज फॉर्म में, लाइक उसको मैं चेंज कर सकता हूँ पाई चार्ट में, बार ग्राफ में, लाइन ग्राफ में, और यही मैं उसको दिखा सकता हूँ कि भाई देखो इस लाइन ग्राफ में, इस बार ग्राफ में, इस पाई चार्ट में जो आपकी मैक्सिमम सेल इसकी हुई है, इसकी हुई है, इसकी हुई है, एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। जब हमारे पास ये हो गया देन हम क्या कर सकते हैं, अब मॉडल को हम क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्टिव मॉडलिंग में आते हैं। अब वो जो मॉडल था हमारे पास, जो हमारे पास डेटा तैयार हुआ है, अब हम मॉडल सेलेक्ट करते हैं, मॉडल में क्या करते हैं, एल्गोरिथम लगाते हैं, और एल्गोरिथम क्या करता है, आपका डेटा देता है मॉडल को, जिसमें से क्या करता है, जो मॉडल होता है आपका वो एक्सट्रैक्ट कर लेता है आपका नॉलेजेबल चीज़, और वो तैयार रहता है। जब चीज़ें लर्न कर लेता है तो वो तैयार रहता है आपको प्रेडिक्शन करने के लिए या फिर कोई भी डिसीजन मेकिंग के लिए। अब ऑब्वियसली ये सब हमें चीज़ें परफॉर्म करनी पड़ती है, अब इसके लिए भी कुछ ना कुछ नॉलेज चाहिए, स्किल चाहिए, तो वो क्या क्या होती है, तो अब इसके क्या क्या स्किल होना चाहिए आपके पास, क्या क्या नॉलेज होना चाहिए, क्या क्या टेक्नोलॉजी होनी चाहिए आपके पास, ये सब चीज़ें करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए। तो सबसे पहले आता है ऑब्वियसली आपका लैंग्वेज यहाँ पे दो यूज़ होती है, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है आपका पाइथन है, एक आपका आर है। आर लैंग्वेज भी काफ़ी सिमिलर होता है पाइथन के, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ लाइब्रेरीज़ का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, कुछ बेसिक लाइब्रेरीज होती हैं। लाइब्रेरीज में आपका नम्पी हो गया, पैंडास हो गया, आपका मैटप्लॉटलिब हो गया, ठीक है। तो नम्पी जो होता है, जो हमें यहाँ पे स्टैटिकल पार्ट करते हैं, यहाँ पे अर्थमेटिक पार्ट करते हैं, जैसे मीन हो गया, मीडियन हो गया, मोड हो गया, एवरेज हो गया, तो ये सारे जो अर्थमेटिक ऑपरेशन होता है ये हम करते हैं नम्पी के थ्रू, नम्पी मॉडल हेल्प करता है। अगेन पांडास हो गया, पांडास क्या होता है, जितने भी आपका डेटा होते हैं, डेटा के मैनिपुलेशन पे, यानी कि जितने तरह का भी आप मैनिपुलेशन करना चाहते हो अपने डेटा के ऊपर, उसके लिए हम यहाँ पे पांडास यूज़ करते हैं। कैसे, जैसे कि मेन इसका काम होता है डेटा क्लीनिंग, जितने भी हमारे पास इनकन्सिस्टेंसी चीज़ होती है, एरर होता है, नल वैल्यू होता है, डुप्लीकेट वैल्यू होता है, इसको हमें पहचानना होता है, निकालना होता है और उसको हमें डिलीट करना होता है अपने रॉ डेटा से। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, डेटा मैनिपुलेशन करते हैं, और डेटा मैनिपुलेशन के लिए आपको यहाँ पे पांडास यूज़ करना पड़ता है। अगेन मैटप्लॉटलिब ये होता है डेटा को विजुलाइज कराने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, और मैटप्लॉटलिब हम ऑलरेडी देख भी चुके हैं जब हमने यहाँ पे इमेज प्रोसेस किया था। तो इमेज प्रोसेस में हमने यहाँ पे मैटप्लॉटलिब का यूज़ किया था, आपको यदि याद हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है डेटा प्लेटफॉर्म। ऑब्वियसली आप बिग डेटा पे काम कर रहे हो तो डेटा प्लेटफॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि हमारे पास यहाँ होता है बेसिक आपका MySQL, जो कि हमने यहाँ पे किया था। उसके अलावा जो बिग डेटा के लिए MySQL काफ़ी नहीं होता, हमारे पास जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला आपका जो प्लेटफॉर्म है ये आपका हैंडूप है और आपका स्पार्क है। हैंडूप सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अगेन हमारे पास मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी के अलावा डेटा विजुलाइजेशन के लिए हमारे पास कुछ टूल्स भी होते हैं जो कि बड़ी बड़ी कंपनियाँ यूज़ करती है, ठीक है। वहाँ पे प्रोग्राम के थ्रू नहीं कर सकते, हम यहाँ पे टूल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो विजुलाइजेशन टूल होता है सबसे ज़्यादा टैब्लू होता है और आपका माइक्रोसॉफ्ट का पावर BI होता है, ठीक है, जिसमें आपका जो माइक्रोसॉफ्ट का पावर BI सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है आपका यहाँ पे विजुलाइजेशन टूल होता है, जिसको हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अपने डेटा को विजुलाइज कराने के लिए, ठीक है। अब किस तरह के एप्लीकेशन में इसका यूज़ होता है डेटा साइंस का, तो देखो सबसे ज़्यादा होता है बिजनेस इंटेलिजेंस में, यानी कि बिजनेस के डिपार्टमेंट में जब भी आपको डेटा पे काम करना है और आपके बिजनेस को इंप्रूव करना है, अपने सेल्स को इंप्रूव करना है, तो उस केस में आप क्या करते हो, डेटा साइंटिस्ट फील्ड का यूज़ करते हो। अगेन हेल्थ केयर एनालाइजिंग में, यानी कि किसी तरह का भी हेल्थ है उसको एनालाइज करने के लिए अगेन हम यहाँ पे डेटा साइंस का यूज़ करते हैं। प्रिडिक्शन में लेट्स से कि प्रिडिक्शन एनालाइज करना है, लेट्स से कि मेरे पास लेट्स से मेरे पास एक लोकेशन है एक इलाके का, उसके अंदर मुझे हाउसिंग रेट देखना है कि भाई हाउसिंग के जो रेट हैं वो किस पे वेरीज करते हैं और किस किस फैक्टर पे उसका जो है रेट इस तरह से हो रहा है। लेट्स से कि हमारे पास एक इलाका है, लेट्स से हमारे पास लक्ष्मी नगर इलाका है। अब लक्ष्मी नगर में कई सारे फ्लैट्स हैं, फ्लैट्स के कई सारे फीचर्स होते हैं, उसके बिहाफ पे क्या होता है, उसका प्राइस यहाँ पे डिफाइन होता है। तो लेट्स से कि हमारे पास एक फ्लैट है 3 BHK का है, मेन रोड फेसिंग है, ठीक है, सीलिंग कह रहा हूँ मैं, उसका आपका ऊपर छत है, ठीक है, पार्किंग एरिया है, तो इसके बिहाफ पे जो है उसका रेट फिक्स होगा। अब इसके पास हमारे पास क्या करेंगे, सारे के सारे लोकेशन का मैं जितने भी हमारे पास जितना ज़्यादा डेटा हो सकता है हमारे पास, मैं डेटा इकट्ठा करूँगा और उस डेटा को मैं मॉडल कर दूंगा और फिर उस मॉडल से पूछूंगा कि भाई मेरे पास सपोज लो कि मेरे पास एक नया फ्लैट है जिसके पास 2 BHK फ्लैट है, ठीक है, बैक साइड द रोड है, पार्किंग है, पार्क नहीं है, ठीक है, ये चीज़ है, तो अब बताओ मुझे इसका प्राइस क्या होने वाला है। तो वो जो है उसके नियरेस्ट जो भी प्राइस होगा वो आपको ला कर दे देगा, जो भी उसने उस डेटा से पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये हिडन जो चीज़ें होती हैं, ये हिडन जो एल्गोरिथम होता है, यही मॉडल आपका यहाँ पे करता है और ये जो है प्रेडिक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये होता है गाइस आपका डेटा साइंस, और डेटा साइंस में हम क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ये हमने देखा भी, कौन कौन सी लाइब्रेरीज होती हैं, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं इसके अंदर, ठीक है, और कौन कौन से एप्लीकेशन हम यहाँ पे बना सकते हैं।
क्लियर है था सबको? योगेश, आकाश, इप्सा? यस सर। ठीक। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, मशीन लर्निंग पे। तो मशीन लर्निंग क्या होता है? मशीन लर्निंग हम कह सकते हैं कि एडवांस्ड होता है आपका डेटा साइंस का, और एक होता है सब एआई होता सबसेट होता है आपका एआई का। यानी कि जो मशीन लर्निंग होती है वो नेक्स्ट लेवल होती है आपका डेटा साइंटिस्ट का, और ये होता है सब एआई, यानी कि एआई से नीचे लेवल का होता है, हम कह सकते हैं मशीन लर्निंग होता है। ठीक है, जो कि क्या होता है, एआई लर्न मशीन लर्निंग देखते हैं। अब ये जो होता है ना मशीन लर्निंग के अंदर, हमने जो यहाँ पे देखा था ना एल्गोरिदम, जो टीचर होता है आपके मॉडल के लिए, ये एल्गोरिदम को हम खुद क्रिएट करते हैं अपने मशीन लर्निंग के पार्टनर के। एल्गोरिदम किस तरह से काम करेगा, किस तरह से बिहेव करेगा, कैसे एक्ट करेगा, और किस तरह से ये मॉडल को जो है डेटा को रीड करवाएगा, लर्न करवाएगा, ये होता है आपका एल्गोरिदम। और यही हम एल्गोरिदम क्रिएट करते हैं अपने मशीन लर्निंग पार्ट में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसका डेफिनेशन क्या होता है। तो हम कह सकते हैं मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ एआई फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग एल्गोरिदम दैट अलाउ अ कंप्यूटर टू लर्न एंड मेक अ डिसीजन ऑन अ गिवन डेटा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसके अंदर, एल्गोरिदम बनाते हैं, एल्गोरिदम खुद का क्रिएट करते हैं, और यही एल्गोरिदम होता है जो कि आपके कंप्यूटर को लर्न कराता है कि कोई भी चीज़ को कैसे पढ़ें, और उसके ऊपर ये डिसीजन लेना सिखाता है। ठीक है, अब जैसे सपोज करो रोबोटिक, हम रोबोट का ही एग्जाम्पल लेते हैं। तो रोबोट जो है किस तरह से बिहेव करेगा, कैसे बिहेव करेगा, उसकी फंक्शनैलिटी क्या होगी, वो हम लिखते हैं एल्गोरिदम के थ्रू, वो हम बताते हैं उसको एल्गोरिदम के थ्रू। तो यही होता है आपका एल्गोरिदम मेन पार्ट। ठीक है, जो कि आपका जो इसे कहते हैं मशीन लर्निंग पार्ट। और मशीन लर्निंग क्या होता है, हम यहाँ पे बेसिकली फोकस करते हैं क्रिएटिंग एल्गोरिदम। ठीक है, जो कि एल्गोरिदम आपका क्या करता है, आपके कंप्यूटर को सिखाता है कि उसको बिहेव कैसे करना है, उसको एक्ट कैसे करना है, उसको क्या करना है, ये एल्गोरिदम में होता है। जैसे हमारे पास एक रोबोट बनाते हैं ना, तो रोबोट की फंक्शनैलिटी कैसी होगी, वो क्या काम करेगा, कैसे काम करेगा, वो उसको एल्गोरिदम बताएगा, और एल्गोरिदम कौन क्रिएट करेगा, हम, एक मशीन लर्नर। ठीक, अब मशीन लर्निंग जो होता है तीन टाइप के होते हैं, एक सुपरवाइज मशीन लर्निंग होता है आपका, एक अनसुपरवाइज होता है, और आपका एक रेनफोर्समेंट होता है। तीन टाइप की इसलिए हैं क्योंकि आपके जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा होता है ना, इसके बिहाफ पे आपका यहाँ पे जो है मशीन लर्निंग काम करता है। ठीक है, तो ये जो तीनों टाइप है डिपेंड करता है आपका यहाँ पे टाइप, आपका जो डेटा का टाइप क्या है, आपका डेटा का रिक्वायरमेंट क्या है। तो सुपरवाइज मशीन लर्निंग जो होता है वो बेसिकली यूज़ करता है आपका लेवल डेटा, यानी कि क्लासिफिकेशन डेटा, यानी कि वो डेटा जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, चीज़ों को क्लासीफाई कर सकते हैं ईजी वे में। ठीक है, जैसे कि हमारे पास लेट्स से कि हमारे पास जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था ना, हमारे पास कॉलोनी है लक्ष्मी नगर, उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, लेट्स से कि रेट फाइंड करना है कि किसी भी एक फ्लैट का रेट क्या होगा, प्राइस क्या होने वाला है। तो उसके भी हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं क्लासिफिकेशन, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं चीज़ों को, और उसको हम क्या करते हैं, प्रीवियस डेटा देके हम नया चीज़ निकालते हैं। तो यानी कि हम जो भी प्रीवियस दे देंगे उसके अंदर क्या हुआ, चीज़ें आप इजीली से क्लियरली होगी, भाई 2 BHK है, सी फेसिंग है, तो ये क्या है, इसका क्लासिफिकेशन है। और इसके भी हम क्या करते हैं, इसको प्राइस को डिसाइड करते हैं। तो ये होता है आपका क्लासिफिकेशन डेटा। क्लस्टरिंग में क्या होता है, यानी कि इसको हम नॉन लेवल डेटा कहते हैं। ये हम कैसे करते हैं मशीन लर्निंग, इसको हम कहते हैं अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। एग्जाम्पल के तौर पे, जब आप कभी बाइक निकालते हो या गाड़ी रोड पे चलाते हो, तो वहाँ पे ट्रैफिक लाइट सिग्नल होता है, वहाँ पे कैमरेज होते हैं। अब वो कैमरा डिटेक्ट करता है कि आप यहाँ पे अपने जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग होता है उसको आपने क्रॉस किया है कि नहीं किया, क्रॉस किया है। जब वो आप कोई रूल ब्रेक करते हो, ट्रैफिक रूल ब्रेक करते हो, तो आपका फिर फोटो आपका खींच लेता है, आपका बाइक का फोटो खींच लेता है। तो ये क्या होता है, ये आपका होता है अनलेबल डेटा, जो आपका बेसिकली इमेज पे या फिर आपका या फिर वीडियोज़ पे काम करता है, उसमें से जो है हिडन डेटा, नॉलेजेबल चीज़ें निकालता है। ठीक है, अगेन हमारे पास आता है रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट डेटा जो होता है दोनों से ही हम कह सकते हैं दोनों से मिक्स होता है, या फिर दोनों का ही मिक्स नहीं होता। ठीक है, जो कि बेसिकली काम क्या करता है, ये लर्न करता है बाय रिसीविंग द रिवॉर्ड और द पेनल्टी, यानी कि जो भी इसको पेनल्टी मिलती है ना प्रीवियस एक्शन से, उसके बिहाफ पे क्या करता है, अपने आप को इम्प्रूव करता है, और उसके बिहाफ पे क्या करता है, नई चीज़ों को अडॉप्ट करता है। ये होता है रेनफोर्समेंट में। अब ये रेनफोर्समेंट का सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ किया जाता है, आपका गेमिंग में या फिर रोबोटिक में। ठीक है, तो ये होते हैं आपके तीन टाइप के, सुपरवाइज मशीन लर्निंग, अनसुपरवाइज और रेनफोर्समेंट। देखो डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और एआई आज के टाइम में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो हम कह सकते हैं ना कि लाइक सबसे हाईएस्ट पोजीशन जो होता है आपके आईटी सेक्टर में, वो यही है। ठीक है, बट इसके लिए अगेन बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ा है, और इसके लिए जॉब बिल्कुल भी नहीं है, मैं फ्रैंकली बताता हूँ। यदि आपको कोई जान पहचान नहीं है, यदि आपको कोई पास प्रीवियस कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो कोई कंपनी आपको हायर नहीं करेगी। बट हाँ, ये भी रियलिटी है कि आज के टाइम में सबसे मोस्ट हाई पेइंग जो जॉब है वो भी आपका मशीन लर्नर का है, एआई का है, और डेटा साइंटिस्ट का। ठीक है, सबसे ज़्यादा इसका अभी जो है डेटा साइंस सबसे ज़्यादा हायर करता है नेटफ्लिक्स, और उसके अंदर मैं बताऊँ एवरेज सैलरी जो है उसकी 80-85 से कम नहीं है, 80-85 लाख बता रहा हूँ मैं। ठीक है, अगेन और उसकी सैलरी भी जो होती है ना, किसी भी अब जो नेटफ्लिक्स पे जितने भी डेटा साइंटिस्ट हैं या फिर मशीन लर्निंग काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी किसी की भी 1.5 करोड़ से कम नहीं है। ठीक है, तो इसका पेइंग काफ़ी अच्छी है, बट अगेन ये लेगा नहीं जल्दी से। ठीक है, अब देखते हैं जिस तरह से हमारे पास स्किल था, टेक्नोलॉजी थी हमारे डेटा साइंस के अंदर, अब मशीन लर्निंग में कौन कौन सी होती है। तो अगेन सबसे पहले तो बेसिक एल्गोरिदम, क्योंकि हम यहाँ पे एल्गोरिदम देखो खुद का एल्गोरिदम बनाते ही हैं, बट यहाँ पे कुछ बिल्डिंग एल्गोरिदम भी होता है, क्योंकि आप यदि बिगनर हैं, चीज़ों को मतलब प्रैक्टिकली करना चाहते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे कुछ एल्गोरिदम होता है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं। अगेन इसके अलावा भी हम खुद का भी एक एल्गोरिदम क्रिएट कर सकते हैं।
ठीक है, जो कि आपका मेन मशीन लर्नर का एक रोल होता है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन अगेन हमारे पास एल्गोरिथम है, कई सारे हैं। क्लासिफिकेशन यदि हमारे पास डेटा क्लासिफाइड डेटा है तो उसके लिए हमारे पास कुछ बिल्ट इन एल्गोरिथम आते हैं, जैसे कि लॉजिस्टिक हो गया, रिग्रेशन हो गया, सॉरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन हो गया, डिसीजन ट्री हो गया, रैंडम फॉरेस्ट हो गया, न्यूरल नेटवर्क हो गया। ठीक है, ये आपके क्लासिफिकेशन होते हैं, यानी कि एल्गोरिथम है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं अपने क्लासिफाइड डेटा पे, यानी कि सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग पे। ठीक है, अगेन रिग्रेशन हमारे पास एल्गोरिथम है जिसमें हम लीनियर करते हैं, रिच करते हैं, रसो करते हैं, जो कि आपका अगेन ये आता है बेसिकली क्लस्टरिंग टाइप ऑफ डेटा पे। अगेन डायमेंशन में क्या करता है, हम डायमेंशन डिटेक्शन में आपका जो है पीसी सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला आपका एल्गोरिथम है, जो कि आपका क्या करता है कंपाउंड एनालाइजिंग के लिए, यानी कि प्रिंसिपल कंपाउंड एनालाइजिंग के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे कुछ लाइब्रेरीज भी आपको पता होना चाहिए एज अ मशीन लर्निंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपका लाइब्रेरीज है जैसे कि साइकिट लर्न हो गया, टेंसरफ्लो हो गया, पाइटॉर्च हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका टेंसरफ्लो है और पाइटॉर्च है, ये सबसे ज़्यादा वर्क किए जाते हैं आपके वीडियोज़ पे, इमेजेस पे डेटा को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, अगेन जिस तरह हमारे पास प्लेटफॉर्म होते हैं डेटास को स्टोर करने के लिए, डेटास को रखने के लिए, सेम हमारे पास यहाँ पे प्लेटफॉर्म होते हैं जो कि आपका मशीन लर्निंग के लिए एल्गोरिथम के लिए यूज़ किया जाता है। सबसे ज़्यादा यूज़ किया वाला आपका अजूर है, उसके अलावा लेट्स से गूगल क्लाउड एआई, इसका भी हम मशीन लर्निंग में यूज़ करते हैं अपने एल्गोरिथम को क्रिएट करने के लिए, और तो वहाँ पे क्रिएट करके हम रख भी सकते हैं जहाँ पे आपका एल्गोरिथम काम करता है। ठीक है गाइस, तो ये होता है आपका मशीन लर्निंग और डेटा साइंस का पार्ट, ये होता है आपका इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं आपको छोटा सा डेटा दिखाता हूँ कि बेसिकली हम करते हैं कैसे काम है। ठीक है, जो हमने दिखाता है डेटा साइंस के अंदर हमने यहाँ पे क्या क्या किया है वो मैं दिखाता हूँ पहले। अच्छा, मैं सबसे दिखाता हूँ नेटफ्लिक्स का। यहाँ पे मैं कहता हूँ डेटा को जो हमें विजुलाइज कराते हैं किस तरह से करते हैं। देखो अगेन हमने कहा था हमारे पास कुछ मॉड्यूल चाहिए, कुछ लाइब्रेरी चाहिए जो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। देखो मैं यहाँ पे क्या करता है पांडास यूज़ रखा है, क्योंकि पांडास मैंने इसलिए लिया है क्योंकि जितना मेरे पास डेटा है उसको मुझे मैनिपुलेट करना है, यानी कि मुझे रॉ डेटा को फाइनल डेटा में चेंज करना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है ट्रेन टेस्ट। मैंने कहा था हमारे पास जो मॉडल होता है उसको हम क्या करते हैं सिलेबस के तौर पे अपना डेटा प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे जो ट्रेन टेस्ट होता है ना, बेसिकली हम यहाँ पे कभी भी क्या करते हैं पूरा डेटा मॉडल को प्रोवाइड नहीं करते, 100% हम डेटा प्रोवाइड नहीं करते उसको। हम क्या करते हैं 80% जो है, जो भी हमारे पास डेटा होते हैं उसका 80% हम देते हैं मॉडल को ट्रेन करने के लिए, यानी कि एजुकेट करने के लिए, और 10% जो है या फिर 20% जो है वो हम रख देते हैं उसको टेस्टिंग करने के लिए। ठीक है, तो ये जो आपका डेटा को ट्रेन और टेस्ट में स्प्लिट करते हैं वो हम इस लाइब्रेरीज करते हैं, इसका नाम है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ठीक है, मैं बताऊँगा कैसे। उसके बाद हमारे पास देखो मैटप्लॉटलिब लिया है मैंने अभी भी जस्ट बताया था कि मैटप्लॉटलिब जो होता है आपके डेटास को विजुलाइज कराने के लिए यूज़ किया जाता है ईजी टू ईजी में। ठीक है, तो मैटप्लॉटलिब ये है, और प्लॉटलिब भी आपका सेम वही होता है, मैटप्लॉटलिब की तरह होता है डेटा को विजुलाइज कराने के लिए, बट ये क्या करता है विजुलाइजेशन के साथ साथ आपका डेटा को एनालाइज भी करता है। ठीक है, तो ये होता है आपका, मैंने बेसिक मॉड्यूल ले लिया है, बेसिक आपका यहाँ पे लाइब्रेरी कॉल कर दिया मैंने। अब यहाँ पे मेरे पास जो डेटा है ना वो आपका फाइल में है, और फाइल आपका CSV में है। अगेन मैं बता चुका हूँ CSV को हम कैसे रीड करते हैं, कैसे हम लेते हैं। ठीक है, तो पांडास के थ्रू मैंने यहाँ पे CSV फाइल को लोड किया है, और CSV फाइल में से मैंने डेटा को यहाँ पे विजुलाइज कराया। तो आप यहाँ पे देखोगे कि भाई डेटा जो है ना मेरे पास नेटफ्लिक्स का है, नेटफ्लिक्स में किस तरह से है, जो शो ID क्या है उसकी S1 S2 S3, टाइप क्या है, यानी कि जो भी शो है वो मूवी है, टीवी शो है, मूवी है, टीवी शो है। टाइटल क्या है, उसका नाम क्या है, मूवी है या फिर जो भी आपका वेब सीरीज़ है। क्या नाम है, डिक जॉनसन इज़ अ डेड, ये उसका नाम है। ब्लड एंड वाटर, ये भी उसका नाम है। इसके डायरेक्टर कौन कौन है। ठीक है, देखो NAN, अब यहाँ पे NAN क्या है, देखो डायरेक्टर की वैल्यू यहाँ पे जो S2 में है, यानी कि जो शो टाइप आपका S2 है, इसमें नैन है, NAN। इसका मतलब क्या है, इसके पास कोई डेटा नहीं है, यानी कि इसका डायरेक्टर कौन है, इसके पास डेटा नहीं है, तो हम कहेंगे क्या, ये है आपका नल वैल्यू। तो इस वैल्यू को मुझे हटाना। देखो आपको NAN कहीं से मिल जाएंगे यहाँ पे भी। अब ये रॉ डेटा देखो यहाँ भी NAN है। अब यही रॉ डेटा यदि मैं इसको दे दूंगा मॉडल को पढ़ने के लिए तो क्या करेगा, ये NAN को भी पढ़ लेगा, जो कि उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा हमारे लिए। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कास्ट, यानी कि इसके अंदर कौन कौन है, कौन किसने एक्ट किया है। यहाँ पे NAN का मतलब है अगेन नल वैल्यू है। कंट्री किस में रिलीज़ की गई है। ठीक है, डेट एडेड कब ऐड की गई है, रिलीजिंग डेट क्या है, रेटिंग इसको कितनी मिली है, ड्यूरेशन कितनी की है, लिस्टेड कहाँ पे है, डिस्क्रिप्शन क्या है, डिस्क्रिप्शन यानी कि उसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो क्या है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या क्या कॉलम और रॉज में हमारे पास डेटा है, और डेटा बहुत बड़ा था। अब देखो मैं क्या करता हूँ, डेटा को विजुलाइज करता हूँ। सबसे पहले मैं देखता हूँ कि भाई जो डेटा है, इतने सारे बड़े जो डेटा है, इसमें टीवी कितना % है और आपका शो कितना है, यानी कि मूवी कितना है और टीवी शो कितना है। तो मैंने इसको क्या कर रखा है, देखो पांडास के थ्रू ही, यानी कि मैटप्लॉटलिब के थ्रू ही, पाई के थ्रू ही, यानी आपका जो ये है PX है, प्लॉटली एक्सप्रेस है, इसके थ्रू मैंने क्या किया है, पूरी जितने भी आपका ये कॉलम है टाइप में, मूवी और टीवी शो में, उसको मैंने डिवाइड किया और सिंपल पाई चार्ट में चेंज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे तो आप इस चीज़ को रीड नहीं कर सकते कितना आपका पास टीवी शो है और कितना आपके पास मूवी है, बट इसमें आप आसानी से देख सकते हो कि भाई 30.4 जो है आपका टीवी शो है, 69.6 जो है आपका यहाँ पे मूवी का डाटा है। ठीक है, और उसके लिए आप देख सकते हो कि भाई ब्लू वाला है मूवी वाला है और रेड वाला जो टीवी शो चल रहा है। तो यहाँ पे कर्सर भी लेके आता हूँ, तभी देखो अपना दिख जाएगा मूवी है ही और आपका यहाँ पे टीवी शो है। तो इस डेटा को मैंने देखो कितने अच्छे से तरीके से दिखा दिया सिंपल वे में, अब इसको कोई भी रीड कर सकता है।
ठीक है। इसके अलावा हमारे पास आता है, अब यहाँ पे देखो अगेन मेरे पास क्या करूँगा, अभी जो रो डेटा आया है इसको मैं क्लीन करूँगा अपने फाइनल डेटा में। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कई सारी चीज़ों को मैं फिल कर देता हूँ। ठीक है, मेरे पास यहाँ मेथड वगैरह है जिसमें मैं क्या करता हूँ, जहाँ जहाँ पे नल वैल्यू है या तो नल वैल्यू को मैं हटा सकता हूँ या फिर नल वैल्यू के अंदर मैं कुछ ना कुछ वैल्यू प्लेस कर सकता हूँ। ठीक है, अगेन मैंने यहाँ पे कई सारी चीज़ें की है। यहाँ पे मैंने जो भी नल वैल्यू था उसको मैंने फिल कर दिया विद नो कास्ट से, ताकि वहाँ पे नल वैल्यू ना रहे, या फिर वहाँ पे कुछ भी डाल दो ABC फिल कर दो, उसको डिलीट मत करो, बेस्ट तरीका होता है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे जितने भी शॉर्टिंग वगैरह था वो हम ये चीज़ें कर दी, उसके बाद हम जो है डेटा को यहाँ पे विजुअलाइज करा दिया। अब देखो यहाँ पे दिखाया मैंने, यहाँ पे जितने भी एक्टर हैं, डायरेक्टर है या फिर एक्टर है, कहा गया एक्टर। ठीक है, तो डायरेक्टर हो या फिर जो भी हो, तो हमने देखा कि टॉप 10 डायरेक्टर कौन कौन है। तो टॉप 10 डायरेक्टर को देखने के लिए हमने क्या किया है, यहाँ देखो बार ग्राफ में दिखा दिया उसको। सबसे देखोगे पहले तो टॉप 10 एक्टर यहाँ पे, तो टॉप 10 एक्टर में कौन सा है, टॉप पे आपका अनुपम खेर है, रूपा भिमानी है, ये जो है आप देखो टॉप 10 में आ गए। इस तरह से बार ग्राफ में यहाँ पे जो है आपका ईजी से दिख पा रहा है कि कौन सा जो है एक्टर सबसे ज़्यादा पॉपुलर है इसमें। ठीक है, देखो अनुपम खेर का 39 मूवी आई है, जिस साल का भी ये डेटा है। ठीक, उसके अलावा सेम हमने यहाँ पे क्या किया है, देखो लाइन ग्राफ में दिखा दिया कि भाई किस साल में कौन सी मूवी रिलीज़ हुई है, कितनी मूवी रिलीज़ हुई है, कहाँ कहाँ हुई है, इसको मैंने लाइन ग्राफ में दिखा दिया। ठीक है, यदि आप देखोगे तो यहाँ पे यदि मैं कर्सर ले आऊँ तो दिखा रहा है कि मूवी है इस साल में 2017 का डेटा है ये, जिसमें टोटल जो है 767 जो है आपका यहाँ पे मूवी रिलीज़ हुई थी। ये नीचे आऊँ तो देखो आपका 2018 में, 2017 में इसमें भी है, 2017 में देखो TV शो जो थी 265 था सेम ईयर। ठीक है, तो इस तरह से हम दिखा सकते हैं। और यहाँ पे अगेन मैंने क्या किया है, नेटफ्लिक्स में भी जो टॉप डायरेक्टर्स हैं उसके भी नाम यहाँ पे दिखा दिया बार ग्राफ। तो इस डेटा को हम देखो कितने अच्छे से देख सकते हैं, कितने ईजीली तरीके से हम यहाँ पे रीड कर सकते हैं। तो ये होता है आपका डेटा विजुअलाइजेशन पार्ट। अब यहाँ पे तो मैंने मॉडल का यूज़ किया है, अगेन हमारे पास टूल्स भी होते हैं, जैसे मैंने कहा था पावर माइक्रोसॉफ्ट का पावर BI हो गया, टैब्लू हो गया, जो आपके यहाँ पे डेटा को विजुअलाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। प्रोग्राम के थ्रू हम नहीं कर सकते, वहाँ पे हम डायरेक्ट टाइप करते हैं, वहाँ पे डेटा उठा के जो है वहाँ पे टूल वगैरह का जो भी होता है वहाँ पे ऑप्शंस, उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डेटा को विजुअलाइज करते हैं। तो वहाँ पे हमें प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो वो एक जो नॉन प्रोग्रामर है ना, वहाँ पे उन टूल को यूज़ करके वो भी कर सकता है, जिसको लेट से कि एक्सेल वगैरह का नॉलेज अच्छा होता है तो वो भी कर सकता है वहाँ पे। ठीक है, तो ये होता है गाइस, बेसिकली हम ये सब करते हैं अपने डेटा एनालिटिक्स पार्ट में और डेटा साइंस पार्ट में। क्लियर है सबको? ठीक है, ठीक है गाइस।